गुड इवनिंग। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कौटिल्य के विचारों के बारे में। और कौटिल्य के जो राजनीतिक चिंतन है, कौटिल्य का जो राजनीति के क्षेत्र में योगदान है, आज हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास होगा कौटिल्य के लिए, और इसके बाद हम धीरे धीरे इनके जो अलग अलग सिद्धांत हैं, जो अलग अलग इन्होंने अवधारणाएँ दी हैं, उसको विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो कौटिल्य के नाम को लेकर, कौटिल्य के पुस्तक को लेकर, कौटिल्य के जन्मस्थान को लेकर कई सारे मतभेद हैं, कई सारे विचार हैं, कई सारे साक्ष्य हैं। लेकिन हम उसके चर्चा में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक अर्थशास्त्र रखा उन्होंने, इस पर भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस प्रकार का एक मतभेद है कि पुस्तक जो है वो अर्थशास्त्र की है, या पुस्तक का जो प्रतिपाद्य विषय है वह राजनीति के विचारों से ज़्यादा नज़दीक है। तो हम इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसको हम और विस्तृत तरीके से आगे डिस्कस करेंगे। कौटिल्य का जो ग्रंथ है जिसका शीर्षक अर्थशास्त्र है, दरअसल वह आर्थिक विषयों पर लिखा गया विषय या ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राज्य की प्रकृति तथा शासन की कला में जो संबंधित चीज़ें हैं यह उसकी बात करता है। कौटिल्य के अनुसार मनुष्यों से बसी हुई भूमि अर्थ है, तथा भूमि की प्राप्ति, रक्षा और संवर्धन की जो कला है वह राजशास्त्र। अतः राजशास्त्र से संबंधित होते हुए भी कौटिल्य ने इसका नाम अर्थशास्त्र रखा है। राजनीतिक व आर्थिक विषयों के अलावे इसमें नैतिकता, शिक्षा, सैन्य प्रबंधन, राजा व प्रजा के कर्तव्य, प्रशासन, जन कल्याण तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। वस्तुतः कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों की चर्चा करने के बजाय प्रशासन के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। राज्य की अवधारणा के संदर्भ में वह कहता है कि जो उनके जो विचारों से प्राप्त होता है कि वह सुसंगत तरीके से स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ टिप्पणियां हैं जिससे यह प्राप्त होता है कि वह राज्य के दैवीय सिद्धांत को नकार देते हैं और उसकी जगह पर सामाजिक समझौते के पक्षधर हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो की तरह राज्य की उत्पत्ति से पहले उन्होंने भी एक प्राकृतिक दशा की अवधारणा को एक्सेप्ट किया है, जिसे अराजकता की संज्ञा देते हैं। वो कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना, और राजा चुनने के बाद कृषि उपज का 6ठा भाग, स्वर्ण का 10वां भाग उसे देना स्वीकार किया। इसके बदले राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य के विचारों में राजतंत्र सबसे केंद्रीय विषय है। अब राज्य के तत्व को देख लें। तो जो राज्य के तत्व हैं उसमें हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अनुकरण करते हुए कौटिल्य ने भी राजतंत्र की संकल्पना को अपने चिंतन का केंद्र बनाया है। वह लौकिक मामलों में राजा की शक्ति को सर्वोपरि मानता है, लेकिन वह कर्तव्यों के मामले में स्वयं धर्म से बंधा हुआ है। वह धर्म की व्याख्याता नहीं है, वह धर्म की व्याख्या नहीं करता बल्कि रक्षक है। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य का हित सर्वोपरि है, जिसके लिए कई बार वह नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देते हैं। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल शांति व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना नहीं है, वरन व्यक्ति के सर्वोच्च विकास में योगदान देना एक राज्य का सबसे मूल उद्देश्य है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो कार्य हैं आप उसे ऐसे देख सकते हैं जैसे कि हम कहें कि सुरक्षा संबंधी कार्य। तो बाह्य शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से राज्य को सुरक्षित रखना, आंतरिक व्यवस्था, न्याय की रक्षा, दैवीय विपत्तियों, बाढ़, भूकंप, आग, महामारी, घातक जंतुओं से प्रजा की रक्षा जो करना है, यह राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व है। स्वधर्म का पालन करना या पालन कराना। स्वधर्म के अंतर्गत
कौटिल्य के अनुसार वर्णाश्रम धर्म, वर्ण तथा आश्रम पद्धति पर बल दिया गया है। यद्यपि कौटिल्य मनु की तरह धर्म को सर्वोपरि मानकर राज्य को धर्म के अधीन नहीं करते, लेकिन प्रजा द्वारा धर्म का पालन न किए जाने पर राजा धर्म का संरक्षण करता है। सामाजिक दायित्व क्या है राजा के पास? राजा का कर्तव्य सर्वसाधारण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक व्यवस्था का समुचित संचालन तभी संभव है जबकि पिता पुत्र, पति पत्नी, गुरु शिष्य आदि अपने दायित्वों का निर्वाह करें। विवाह विच्छेद की स्थिति में वह स्त्री पुरुष के समान अधिकारों पर बल देता है। स्त्रीवध तथा ब्राह्मण हत्या को गंभीर अपराधों की श्रेणी में कौटिल्य ने इसे शामिल किया है। जन कल्याण संबंधी कार्य, कौटिल्य का जो मत है वह है कि राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वह अत्यंत ही व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौंपकर उसे आधुनिक युग के कल्याणकारी राज्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो कौटिल्य के जो राज्य के संदर्भ में कार्य हैं, जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, उसमें उन्होंने बांध, तालाब का निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था करना, खानों का विकास, बंजर भूमि की जुताई, पशुपालन, वन्य विकास, इन सारे तत्वों को समावेशित किया है। इतना ही नहीं, इसके अलावे सार्वजनिक मनोरंजन राज्य के नियंत्रण में था। अनाथ, निर्धन, अपंगों की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा आदि भी राज्य के ही दायित्व हैं कौटिल्य के विचार में। तो इस प्रकार कौटिल्य का जो राज्य का चिंतन है वह एक सर्वव्यापक राज्य है। जन कल्याण तथा अच्छे प्रशासन की स्थापना उसका लक्ष्य है, जिसमें धर्म व नैतिकता का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाना है। कौटिल्य का कहना है कि प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है उसमें उसका अपना भी लाभ है। एक अन्य स्थान पर उन्होंने लिखा है कि बल ही सत्ता है, अधिकार है, इन साधनों के द्वारा साध्य है प्रसन्नता। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं, हम यह देख सकते हैं कि जिन परिस्थितियों में और जिन विचारों को कौटिल्य ने अपने राज्य के चिंतन में, अपने राज्य के शिल्प में विकसित किया है, उसमें उन्होंने राजा को लौकिक जीवन में सर्वोच्च स्थान देने के साथ ही प्रजा के मध्य में धर्म को, कर्तव्य को, उत्तरदायित्व को इस तरीके से समेकित किया है जो आज एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हालांकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते एक भ्रम की स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि वह राजतंत्र की बात करता है तो वह लोक कल्याणकारी राज्य कैसे हो सकता है। लेकिन इसको समझना थोड़ा आसान होगा अगर हम यह जान जाएं कि राज्य का संचालन करने वाला व्यक्ति जो है उसकी मंशा क्या है और वह किस हद तक अंकुश के अधीन है। अगर राजा के ऊपर किसी प्रकार का अंकुश है, किसी प्रकार का नियंत्रण है, तो वह निरंकुश नहीं हो सकता है। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने के बाद भी कौटिल्य का जो चिंतन है उसमें आप देखते हैं कि वह राजा को निरंकुश होने से रोकता है और उसके सारे चीज़ों को वह नियंत्रित करता है। तो यह एक प्रकार से विषय प्रवेश है। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे वह सप्तांग का जो सिद्धांत है जिसमें 7 तत्वों और सावयव राज्य की अवधारणा है उसकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं। इसके अलावा जो उनके परराष्ट्र संबंधी नीतियां हैं जैसे मंडल सिद्धांत है, उनका षाटगुण्य नीति है, या वह डिप्लोमेसी पे अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं, गुप्तचर व्यवस्था की वैसे बात करते हैं, टैक्सेशन की कैसे बात करते हैं, यहाँ तक कि जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। इन सारे ही आइडियाज़ को, इन सारे ही परसेप्शंस को हम आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे और यह एक मोटे तौर से एक इंट्रोडक्टरी डिस्कशन है कि कौटिल्य का जो चिंतन है वो किस प्रकार से विकसित होता है। तब तक के लिए बाय बाय।